अगर कोई महागठबंधन का अगर कोई बागी उम्मीदवार भी अगर है तो उसको वो फोन करके वो आदमी अपने पास बुला रहा है। पार्टी की राज्य कमेटी की बैठक हुई और पार्टी की राज्य कमेटी की बैठक में यह बात सामने आया निकलकर कि चुनाव के दौरान आधे जिला कमेटी के लोग हमारे या तो बेमन से चुनाव में लगे हुए रहे या वो इनएक्टिव रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं सूरज जी, जो कि माले के नेता हैं। तो सूरज जी, सबसे पहले तो आज हमारे फर्स्ट लुक के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। इनसे बातचीत हम करेंगे क्योंकि माले हम जानते हैं कि ये एक अलग पार्टी है, लेकिन अभी बिहार की राजनीति में ये महागठबंधन का एक हिस्सा है। लेकिन जिस तरह से भारत एक लोकतंत्र है और यहाँ पे पक्ष और विपक्ष दोनों का मजबूत रहना, बराबर की मजबूती होना बहुत ज़रूरी है, तभी लोकतंत्र जो है वो सक्सेसफुल होता है। लेकिन अगर के अभी के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो महागठबंधन उस स्थिति में आ गया है कि हर कोई जो है वो सवाल उठाते हैं कि आखिर महागठबंधन की इस दुर्दशा का कारण क्या है। इसी विषय पर सूरज जी अपने वक्तव्य को रखेंगे हमारे साथ में कि उनके हिसाब से, क्योंकि वो पार्टी के अंदर हैं, हम दूर से देख रहे हैं, वो पार्टी के अंदर हैं, वो ज़्यादा गहराई से समझ रहे हैं कि कहाँ पर चूक हुई कि गठबंधन महागठबंधन की ये दुर्दशा हुई। तो सबसे पहला सवाल आपसे यही। बिहार विधानसभा के चुनाव में जो महागठबंधन की इतनी जो दुर्दशा हुई, उसके पीछे मैं मानता हूं कि कुछ कारण, महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। पहला कारण तो मैं ये मानता हूं कि महागठबंधन ने जो अपने एजेंडे को जो फ्रेम किया और उस एजेंडे में जो उसने एसआईआर के सवाल को जो पहले नंबर पर रखा, तो मुझे लगता है कि ये महागठबंधन से एक बड़ी भूल हुई है। एसआईआर का मसला बिहार में था, लेकिन वो बिल्कुल महागठबंधन के एजेंडे में पहला एजेंडा होगा, ऐसा जो नहीं कि उसको नहीं होना था। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि एसआईआर में कुछ त्रुटियां रही हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर ग्राउंड में घूमते भी रहे हैं और नीचे किसी लोगों ने हम लोग को रोक कर नहीं कहा है कि हमारा नाम काट दिया गया, हमारा नाम इसमें छूट गया और हमारा नाम नहीं है। इसलिए मैं मानता हूँ कि एसआईआर उतना बड़ा सवाल नहीं था। ये दूसरी जो चुनाव में जो महागठबंधन की जो हार का ये था कि जब एजेंडे तय हो रहे थे, तो उस एजेंडे में तय होते होते एक बार तेजस्वी ने कह दिया कि हम बिहार के तमाम परिवारों में से एक परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। ये बिल्कुल समझिए कि एकदम जो है कि बकवास, ये मतलब घोषणा था। हर एक परिवार के एक सदस्य जी, हर एक परिवार के एक सदस्य को। बिहार में आप जानते हैं कि कितने परिवार हैं और इतने परिवार को बिहार की कोई भी सरकार किसी भी मतलब एक परिवार को, एक सदस्य को नौकरी नहीं दे सकती है। बिल्कुल ये घोषणा आम लोगों को लगा कि अरे ये तो इसी तरह लगता है कि ये घोषणा किए जा रहे हैं जिसका कोई जो है कि हाथ पर जो है कि नहीं है, और इस तरीके की जो है घोषणा हुई। उसके बाद देखिए कि महागठबंधन जो है ना, चुनाव में बैक फ्रंट पे थोड़ा सा आना शुरू हुआ और वो धीरे धीरे करके जो चुनाव आगे बढ़ा त्यों हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो अपने लोगों को यूनाइट कर रही है, वो अपने लोगों को बिल्कुल एक साथ लेकर चल रही है। और महागठबंधन जो है ये बिल्कुल महागठबंधन बिखरा बिखरा हुआ सा महागठबंधन है। इसके पास कोई प्लानिंग नहीं है किस सीट पर महागठबंधन की कौन सी पार्टी लड़ेगी चुनाव। ये बिल्कुल नॉमिनेशन के एक दिन पहले तक किसी को पता नहीं था कि भाई कौन सी पार्टी यहाँ पे लड़ रही है। कई जगह पर ये लोग दोस्ताना संघर्ष कर गए, दोस्ताना फाइट हो गया। ये लोग ज़मीन की जो हकीकत थी ना, ज़मीन पर ये लोग खड़े नहीं थे, ये लोग ज़मीन पर थे नहीं। और चुनाव में इन लोगों से लगातार इस तरीके की गलतियां चुनाव में लगातार ये होता रहा। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो गठबंधन था, उस गठबंधन ने अपने बिखरे हुए लोगों को भी जो है कि अपने साथ इकट्ठा कर लिया। हमने देखा कि मौर्या होटल में बैठकर, और जो बीजेपी के बड़े रणनीतिकार जो अमित शाह हैं, जो देश के गृह मंत्री भी हैं, वो मौर्या होटल में बैठकर वो बिहार के एक एक सीट पर अगर कोई महागठबंधन का अगर कोई बागी उम्मीदवार भी अगर है तो उसको वो फ़ोन करके वो आदमी अपने पास बुला रहा है, कह रहा है कि क्या हम मौर्या में तुमसे मिलना चाहते हैं, भेंट करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं अपनी पार्टी की बात कह रहा हूँ कि हमारी माले को बिल्कुल एक अलग तरीके की पार्टी मानी जाती है। उस पार्टी के अंदर भी पार्टी की राज्य कमेटी की बैठक हुई और पार्टी की राज्य कमेटी की बैठक में यह बात सामने आया निकलकर कि चुनाव के दौरान आधे जिला कमेटी के लोग हमारे या तो बेमन से चुनाव में लगे हुए रहे या वो इनएक्टिव रहे। लेकिन चुनाव के दौरान हमारे पार्टी के राज्य सचिव हों या पार्टी के महासचिव हों, इन लोगों ने एक भी अपने किसी कार्यकर्ता से बात करना तक मुनासिब नहीं समझा। तो ये जो आपका जो
पकड़ है। और ये जो समझिए कि आपका जो कारनामा है, और ये है कि हम कार्यकर्ताओं से अगर बात नहीं भी करेंगे, ये बना, ये इसलिए बना चूँकि हम लोगों ने देखा बिहार में वोट चोरी एक यात्रा निकली, और वो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का वो यात्रा था, और कांग्रेस पार्टी का पूरा दिल्ली से टीम आकर वो बिल्कुल प्लान्ड एक यात्रा थी। उसमें भीड़ से लेकर सारा कुछ उनका मैनेजिंग था। उसमें लेफ्ट के लोग भी गए, और जो है बाद में तेजस्वी भी उसमें प्रवेश किए। उसमें जो सड़कों पर जो भीड़ दिख रहा था, सड़कों पर जो भीड़ था, इस भीड़ ने महागठबंधन को इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में ला दिया कि ये ज़मीन पर तैयारी करना बंद कर दिए। ये ज़मीन पर कहीं पर थे नहीं, और यही ओवर कॉन्फिडेंस इनको जो है ना यहाँ तक लेकर चला गया कि ठीक है, क्या हुआ, सूरज जी पार्टी के राज कमेटी में है, अगर सूरज जी से हम बात नहीं भी करेंगे तो क्या होता है, हाँ कोई हमको फर्क नहीं पड़ेगा, हम 20 सीट चुनाव में हासिल कर लिए, हम तो किसी भी कीमत पर हम 15 सीट चुनाव जीत कर आ रहे हैं। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, ये महागठबंधन को जो है लेकर बिल्कुल डूब गया। चूंकि आप अपने कार्यकर्ताओं को यूनाइट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने कार्यकर्ताओं को समेट नहीं पा रहे हैं। अब मान लीजिए कि नीतीश जी यहाँ पर, नीतीश जी की सत्ता थी, और जो खिलाड़ी कमज़ोर होता है वो ज़्यादा तैयारी करता है, तो नीतीश जी ने तैयारी किया। नीतीश जी ने कहा कि ठीक है, हम जो है वृद्धा पेंशन 1100 रुपये कर देंगे, क्योंकि कोई भी आदमी जब सत्ता में बैठा हुआ है तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि हम चुनाव हारे, और उसके लिए वो तैयारी करता है। तो नीतीश जी ने जो ये तैयारी की, नीतीश जी ने कहा कि हम 125 यूनिट जो है बिजली जो है हम बिहार के अंदर में माफ़ करेंगे, और अंत समय में उन्होंने बिहार की महिलाओं को 10,000 रुपया जीविका के माध्यम से दिया। ये सारी उनकी तैयारी थी। लेकिन हमने देखा कि इन तमाम तैयारियों के परे चुनाव के दिन भी जिस तरीके से जो है कि आपका पूरा व्यवहार था, एक सिर्फ मनीष कश्यप को छोड़ दीजिए, मनीष कश्यप जन स्वराज के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे नरकटियागंज से, मनीष कश्यप को छोड़ दीजिए तो एक भी कोई महागठबंधन का उम्मीदवार पूरे बिहार में किसी भी बूथ पर वो जीविका की महिला को रोकते हुए नहीं देखा गया। जो जीविका की महिला वहाँ पर तैनात होकर और एनडीए के गठबंधन को वोट करवा रही थी, क्योंकि वो 10,000 रुपया दिया गया था, वो वहाँ खड़ी थी। तो आपकी क्या तैयारी थी? आप इतना कहते हैं कि हमारे पास इतना पार्टी संगठन है, इतना वर्कर हमारे हैं, इतने महिला हमारे पास वर्कर हैं, आपके वो सारे वर्कर कहाँ थे? आप क्यों नहीं बूथ पर खड़े थे? ये एक। और दूसरी जो हार का जो बड़ा जो कारण रहा, वो हार का बड़ा कारण आप देखिए कि इस चुनाव में MIM शुरू से वो ये कोशिश करता रहा कि महागठबंधन में, बिल्कुल जी, वो शुरू से ये कोशिश करता रहा कि हम महागठबंधन के पार्ट बने। अख्तरुल इमाम साहब वो ढोलक बजाते हुए और तेजस्वी के आवास तक भी गए ये, लेकिन उस समय MIM के लोगों से कोई बातचीत नहीं की गई। ठीक है, अब RJD का MIM के बारे में क्या सोचना है, क्या समझदारी है, ये दूसरी बात है। लेकिन आप नहीं गए उसको चुनाव में जिस तरीके से, चूँकि यहाँ पर जो महागठबंधन की जो बड़ी पार्टी है वो RJD है, और RJD को कुल मिला के बिहार में 32% के आसपास वोट जोड़ने की आता है। इस 32% में 17.5% वोट बिहार के मुसलमानों का वोट है। एक मुश्त वोट जो है राष्ट्रीय जनता दल को जाता है। लेकिन इस चुनाव में हम लोगों ने देखा कि मुसलमान के सवाल को लेकर, मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने के सवाल पर, उनके राजनीतिक हिस्सेदारी पे सवाल को लेकर चुप ही नहीं हुए, बल्कि इन लोगों ने बिहार के मुसलमानों के साथ साजिश किया। पूरे बिहार में पूरे साजिश किया। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को बिल्कुल दूसरे तरीके से डराती है, और ये जो सेकुलर पार्टियां हैं ना, ये तमाम सेकुलर पार्टियां मुसलमानों को उस डर का वो दोहन करते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी तुमको जो है मार देगा, भारतीय जनता पार्टी तुमको जो है मॉब लिंचिंग करेगा, भारतीय जनता पार्टी तुम्हारी शरीयत पर हमला करेगा, इसलिए तुमको हम बचाएंगे, तुम हमारे साथ में रहो, लेकिन तुमको हम कोई राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देंगे। बिहार में हम लोगों ने देखा कि गोविंदगंज एक सीट है नवादा का, उस गोविंदगंज में बहुत चर्चित विधायक RJD के हैं मोहम्मद कामरान सिटिंग MLA थे, और मोहम्मद कामरान का टिकट जो है काट दिया गया। वहाँ के एक राजबल्लभ यादव जो है, एक कोई बहुत बाहुबली नेता हैं ये, और उनकी पत्नी को टिकट देने के लिए टिकट काट दिया गया। हम लोगों ने देखा कि सिकटा जैसे सीट पर वहाँ पर माले के MLA चुनाव जीते हुए थे, लेकिन इस चुनाव में माले के MLA तीसरे नंबर पे चले गए। दूसरे नंबर पर वहाँ पे खुर्शीद साहब जो ने किक रहे। तो फिर आपका क्या आकलन था, महागठबंधन का क्या असेसमेंट था? आप इसका मतलब जमीन पर नहीं थे, आपको ये बात आपको पता नहीं था कि वहाँ पर दूसरे नंबर पर खुर्शीद साहब चले आएंगे? तो ये असेसमेंट पहले करना था। अगर खुर्शीद आलम अगर दूसरे नंबर पर थे तो खुर्शीद आलम को ही उम्मीदवार आपको बनाना चाहिए था। आप वहाँ से वीरेंद्र गुप्ता जी को निकाल कर किसी दूसरी सीट पर लेकर आप चले जाते। हम लोगों ने देखा गौरा बराम सीट जो दरभंगा का है, उस सीट पर जो है वहाँ पे मोहम्मद अफजल
तैयारी कर रहे थे, उनको कह दिया गया था कि आप तैयारी करिए, वो तैयारी कर रहे थे और लास्ट समय में वीआईपी के वो मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी को जो उम्मीदवार वहाँ बना दिया गया, वो नॉमिनेशन फाइल कर चुके थे। उसके बाद उनसे वो कहा गया कि आप अपना जो है सिंबल वापस कर दीजिए, फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन। तो इस बार चुनाव में देखा यह गया कि मुसलमान जो हैं वो बिल्कुल भी वो महागठबंधन के पक्ष में जितना एग्रेसिव वोटिंग करते हैं उतना एग्रेसिव वोटिंग करने के लिए मुसलमान जो है कि नहीं आए। मुसलमानों को, पूरे बिहार के मुसलमानों को ये लगने लगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि देखिए कि आप जो है तेजस्वी जो है वो एक जाति का संगठन बनाए आईपी गुप्ता, उनके बिहार में मुझे लगता है कि 1.5% या 2.25% उनकी जाति की आबादी है। वो 1 साल पहले उनका पार्टी बना, उस आईपी गुप्ता को तेजस्वी अपने साथ हेलीकॉप्टर में लेकर चुनावी जनसभा में जा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी के चुनावी जनसभा में बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल में इतने बड़े बड़े कद्दावार मुस्लिम नेता हैं, लेकिन एक भी मुसलमान नेता को तेजस्वी यादव अपने हेलीकॉप्टर में अपने साथ नहीं लेके गए। इसलिए मुसलमानों ने चुनाव में बिल्कुल जो है ये इस बार राष्ट्रीय जनता दल को जो है ना, और राष्ट्रीय जनता दल नहीं कहिए कि महागठबंधन को ये जरूर सबक दे दिया है कि हम जो तुम जिस तरीके से हमको डरा कर अपने साथ रखना चाहते हो, इस डर के बुनियाद पे हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगी। जितनी बातें अभी आपने बताई हैं उससे एक बात तो स्पष्ट है कि कम्युनिकेशन गैप एक सबसे बहुत बड़ा रीज़न आपके अकॉर्डिंग लगता है कि कम्युनिकेशन या तो ज़ीरो था या इतना हल्का था कि उससे प्रभाव उस लेवल पे पड़ नहीं पा रहा था जिस तरह से अपोजिशन पार्टी जो है जिस लेवल पे काम कर रही थी। नैरेटिव की लड़ाई भी चली और नैरेटिव की लड़ाई को ध्वस्त भी नहीं किया महागठबंधन ने, इसके ऊपर भी कुछ कहना चाहिए? देखिए, नैरेटिव की लड़ाई, वो महागठबंधन नैरेटिव की लड़ाई ध्वस्त करना भी नहीं चाहती थी। हाँ, वो जो है ना वो लोग तो हमने कहा कि वो लोग जो वोट चोर यात्रा में जो भीड़ जो उमड़ रहा था पूरे बिहार के अंदर में, तो उनको उस भीड़ से ये आकलन था उनके पास कि इतना बड़ा भीड़ जो हमारे साथ जो मास घूम रहा है ना, तो हम तो चुनाव जीते हुए हैं। इसलिए देखिए कि चुनाव के दिन भी इनके तमाम जो कार्यकर्ता थे, वो तमाम कार्यकर्ता चुनाव के दिन भी वोट बूथ पर बहुत सक्रिय नहीं थे। इनको लग रहा था कि जनता ने तो अपना काम कर दिया, जनता ने वोट हमको दे दिया। इसलिए चुनाव के बाद भी देखिएगा कि ये लोग बिल्कुल ये दावा कर रहे थे कि हम लोग 175 से 180 सीट जीतने जा रहे हैं ये। और जबकि चुनाव के दिन ही, जान जाइए, चुनाव के दिन ही वो 11-12 बजे तक जो वोटिंग का जो पैटर्न था, उस पैटर्न ने ये इस बात को साबित कर दिया कि बिहार के अंदर में ये एनडीए की सरकार बनने जा रही है, एनडीए की सरकार बनेगी और इनको वोट नहीं मिल रहा है। लेकिन ये जो बड़ा जो इनके अंदर जो ये अविश्वास आया, ये जो कॉन्फिडेंस आया, जिस कॉन्फिडेंस के बूते ये लोग इस बात को समझ रहे थे कि किसी भी तरीके से हमारी सरकार बननी है। और अभी भी देखिए, अभी भी महागठबंधन, अभी इंडिया ब्लॉक का बैठक हुआ दिल्ली के अंदर में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। उसमें 5 सवाल चुने गए कि भाई 5 सवालों पर हम जो है कि अभी जो है ना ये इतने दिनों की बाद बैठक हुई और 5 सवाल पर ये जो है कि चीज़ों को तय करना। महागठबंधन के अंदर जो लोग हैं, ये दल जो है ये साथ में हैं, लेकिन इनका एक दूसरे पर अविश्वास भी है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है विभूतिपुर है इलाका, वहाँ से वो सीपीआईएम का गढ़ रहा है और लगातार वहाँ पर सीपीआईएम के विधायक चुनाव जीतते रहे हैं। इस बार भी जो है कि वहाँ पे सिटिंग सीपीआईएम के जो विधायक उम्मीदवार थे डॉक्टर अजय कुमार थे, वो खड़े थे, वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। मैं अपनी पार्टी की बात आपको बतला रहा हूँ कि वहाँ पर भाकपा माले की जो सेंट्रल कमेटी के एक मेंबर हैं, उसी इलाके से आती हैं, वो उस विधायक को सरेआम गाली दे रही हैं, जूता से तुमको मारेंगे, चप्पल से तुमको मारेंगे, ये बात उनको कह रही हैं। और ये बात वहीं तक नहीं रुकता है। चुनाव के दिन वो अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, वो अपने तमाम लोगों को चुनाव के दिन लगाती हैं कि आप वहाँ पर जो जदयू का उम्मीदवार खड़ा है ना, आप जदयू के उम्मीदवार को वोट दीजिए और वोटिंग कराइए। ये लिखित शिकायत सीपीआईएम की तरफ से पार्टी को भेजा गया कि भाई आपके लोगों ने इस तरीके का काम किया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि इस तरीके से अगर महागठबंधन के अंदर भी जो मतलब आपका तो वो बिरादराना संगठन है, अगर कोई वहाँ पे कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार रहता, राजद का रहता, वीआईपी का रहता, तब एक दूसरी बात भी थी, लेकिन वो तो कम्युनिस्ट पार्टी का उम्मीदवार है, वो तो आपका बिरादराना संगठन, जो क्रांति करने की बात आप कर रहे हैं उसी का तो वो साथी है। और वो साथी जब वहाँ पे खड़ा है तो फिर आप जदयू को कैसे मजबूत कर रहे हैं? तो आप जदयू को कैसे वोट दिलवा रहे हैं? जदयू को वोट देने का मतलब भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। आप फासिस्ट ताकतों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं ना, आप फासिस्ट शक्तियों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसलिए इनके पास जो इस तरीके की जो चीज़ें थीं गठबंधन में, अभी भी
अभी भी गठबंधन में ये सारे लोग साथ में हैं। अब कहीं पर ये जैसे चले जाएंगे लड़ने के लिए, टीएमसी के खिलाफ चले गए लड़ने के लिए, टीएमसी का मामला खत्म हो गया, सब लोग साथ में चले गए लड़ने के लिए और वहाँ पे टीएमसी को आप खत्म कर दिए। तो आप ये इंडिया गठबंधन को बनाकर भी जो है आप इसको क्या हासिल कर लीजिएगा? जब तक नीचे में आपके कार्यकर्ताओं के स्तर पर, आपके लोगों के स्तर पर जब तक कोई एकरूपता नहीं बनेगी, जब तक कोई एकता नहीं बनेगी, तब तक आप समझिए कि नहीं चुनाव जीत सकते हैं। अभी भी आपके पास अपने कार्यकर्ताओं को लेकर न तो राजद के पास, न तो समझिए कि जो है कि लेफ्ट के लोगों के पास, इनके पास अपने कार्यकर्ताओं को यूनाइट करके लेके साथ चलने का कोई समझिए कि योजना नहीं है। यहाँ रोकना चाहूँगी कि आप कह रहे हैं कि यूनाइट करने की समस्या है, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि जो महागठबंधन है उसमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस वाली जो पार्टी है वो एक साथ आना चाह रही थी और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से भी ये जो है एकजुटता नहीं बन पाई? आप मानते हैं इस बात? देखिए, वैचारिक मत भिन्नता तो है, सारे लोग जानते हैं कि भाई वैचारिक मत भिन्नता है। इसके बावजूद भी हम लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आए थे कि हमको देश की गद्दी से जो फासिस्ट ताकत है इसको हम लोग को हराना है। हम लोग मोदी जी की सरकार के खिलाफ जो ने कि गठबंधन को बनाए। तो हमारे अंदर जो वैचारिक मत भिन्नता है, इसके बावजूद भी हम लोगों ने लड़ने के लिए कुछ कॉमन एजेंडे तय किए कि हम लोग इस कॉमन एजेंडे पर लड़ेंगे। और उस लड़ाई के जरिए हम यही चाहते थे कि सड़कों में, गाँव में, खेतों में वो लड़ाई जब शुरू हो तो हमारा कार्यकर्ता और आपका कार्यकर्ता दोनों एक हो जाए। दोनों में जो दूरी है ना, उस दूरी को हम जो है कि नज़दीक कर दें। चूँकि जब तक ये दूरी नज़दीक नहीं होगा तब तक ये आपको वोट में टर्न नहीं होगा। चूँकि अब तो कम से कम आप लोकतंत्र में तो सारा खेल नंबर का है, लोकतंत्र में सारा खेल नंबर का है। अगर आप चुनाव जीत रहे हैं, अगर आप 49 रहिए, कोई 51 रह जाएगा तो 51 को ही जीत माना जाएगा। तो यहाँ सारा नंबर का खेल है। तो इस नंबर खेल में जान जाइए, आपको सीट जीतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण मामला है कि आप सीट कैसे जीतेंगे, कैसे सीट को आप जीतेंगे। और सीट जीतने के लिए आपके कार्यकर्ताओं में कोई एकरूपता नहीं है। आपका कार्यकर्ता जो है कि बिल्कुल घर पे पड़ा हुआ है, सोया हुआ है और पार्टी भी उसको जो है खोज नहीं रही है। तो आप इस तरीके के जो फासिस्ट ताकतें हैं जो आज सत्ता में बैठी हुई हैं और उनकी जो तैयारी है, अभी देखिए, अभी कोई चुनाव का वक्त नहीं है बिहार के अंदर में, लेकिन बिहार के अंदर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर, गोलवरकर के नाम पर या और किसी के नाम पर अभी भी संघ परिवार से लेकर भारतीय जनता पार्टी वो लगातार अभ्यास शिविर और प्रशिक्षण शिविर चला रही है। वो अपने कार्यकर्ताओं को अपने साथ बिल्कुल कनेक्ट की हुई है, अपने साथ वो जुड़ी हुई है। लेकिन राजद के पास क्या है? राजद के देखिए, शिवचंद्र राम पार्टी छोड़ के निकल गए, शिवचंद्र राम पार्टी छोड़ के चले गए बेचारे, ठीक है ना। राजद तो इनके अंदर अब लोग धीरे धीरे छोड़ते चले जा रहे हैं। अब साधु यादव को बैठाकर राजद के लोग और पूरे बिहार के मुसलमानों को गाली सुनवा रहे हैं। क्यों नहीं मान लिया कि लालू परिवार से या तेजस्वी खुद क्यों नहीं सामने आकर जो है कि अपने मामा के बात को काउंटर करते हैं कि नहीं, बिल्कुल ये गलत बात बोल रहे हैं। लेकिन वो गाली दे रहा है पूरे बिहार के मुसलमानों को, लेकिन ये चुपचाप सुन रहे हैं। तो आप इस तरीके का अगर खेल खेलिएगा तो बिहार की जनता जो है वो इतना मूर्ख थोड़ी है, वो सब बात को समझती है। यहाँ पे एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगी। आपने शुरुआत में ही कहा कि किस तरह से एक जो सीट थी जो माले ऑलरेडी वहाँ पे उस सीट से जीत रही थी, लेकिन तीसरे पोजीशन पर वो आ गई। दीपांकर भट्टाचार्य का चुनाव से पहले मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी और उसमें उन्होंने भी बड़े अच्छे से समझाया, क्योंकि जो पत्रकार थे उन्होंने उनसे पूछा कि आप लोगों का आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, फिर आप लोग गठबंधन में कैसे शामिल हुए। तो उन्होंने बड़े अच्छे से कहा कि एक बड़े फोर्स को हराने के लिए हम लोग अभी गठबंधन में आए हैं और वो ज़रूरी है। गठबंधन में आना भाकपा माले के लिए या फिर सीपीआई के लिए नुकसानदेह रहा, इस बात को मानते हैं? अगर इंडिविजुअल वो अलग से लड़ती तो क्या इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस होता या फिर कुछ और? देखिए, लेफ्ट का महागठबंधन के बाहर जिस तरीके का चुनाव इस बार बिहार में देखने को मिला है, अगर ये महागठबंधन के बाहर अगर जाएंगे तो लेफ्ट आंदोलन की ताकत है बिहार के अंदर में, लेफ्ट आंदोलन की ताकत है, आंदोलन वो करती है, लेकिन वो वोट की ताकत नहीं है। लेफ्ट वर्गीय आधार पर राजनीति करती है। वो कहती है कि हम वर्ग संघर्ष की पार्टी है, वो वर्गीय आधार पर। जैसे बिहार के अंदर में कोई कह सकता है कि भाई जदयू का एक वोट बैंक है, लव कुश उनको वोट करते हैं। बीजेपी का भी अपना एक वोट बैंक है, अपर कास्ट उनको वोट करता है, उनका बनिया समुदाय उसका वोटर है, वो उनको वोट करता है। ये चिराग पासवान के बारे में भी कहा जा सकता है कि पासवान जाति उनको वोट करता है। जीतन राम मांझी के बारे में कहा जा सकता है, ठीक है, और तेजस्वी यादव के बारे में कहा जा सकता है। अगर लेफ्ट के बारे में अगर पूछा जाएगा कि भाई आपका वोट बैंक क्या है बिहार में, तो हमारे पास कहने के लिए इस तरीके का कोई वोट बैंक नहीं है। हमारे पास कहने के लिए कोई वोट, लेबर क्लास है वो तो भरोसा करता है। बिल्कुल
मतलब वही यही हम कह रहे हैं कि आंदोलन में, संघर्ष में वो हमारे साथ रहता है, वो हमारे साथ रहता है। अब देखिए कि बड़े बड़े जितने भी मतलब बैंक हो, LIC हो, ये रेलवे हो, इन तमाम जगहों पर लेफ्ट का यूनियन काम करता है। नगर निगम हो, सब जगह, ठीक है, सब जगह लेफ्ट का यूनियन काम करता है। अगर किन्हीं को वेतन में सुधार है, पेंशन है, ये सारे मामले पर लेफ्ट लड़ती है। दूसरी पार्टियां इन सवालों से बहुत दूर रहती है। लेकिन ये उनके आंदोलन का सवाल है। शिक्षक जिस समय लड़ेंगे उस समय बिल्कुल लेफ्ट रहते हैं, लेकिन चुनाव आते ही जो है सब जो है ना कि जदयू, बीजेपी, कांग्रेस होना शुरू हो जाता है। सब चुनाव आते आते जो है कि सब अपने अपने बिल्कुल पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। कौन जाति किसके साथ जा रहा है, कौन जाति किसके साथ मजबूती के साथ खड़ा है, सब लोग चुनाव के समय वहाँ पे चले जाते हैं। ये तमाम चीज़ों के बातों को यही हम कह रहे हैं कि लेफ्ट आंदोलन की मजबूत एक ताकत है। लेफ्ट पूरे बिहार से लेकर पूरे देश के अंदर में ये आंदोलनों को संगठित करती है। लेकिन ये जो ये है वो संगठित करने का वो ताकत उनको वोट के रूप में नहीं मिल पाता है। वोट नहीं मिलता है। मैं यहाँ पे एक सवाल जोड़ते हुए करूँगी आपसे कि क्या है कि लेफ्ट मतलब जो बीजेपी या राइट विंग पॉलिटिक्स है या फिर लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स है, तो इन्हीं को आइडियोलॉजिकली जो पॉलिटिक्स कहते हैं उसमें या तो लेफ्ट को लोग मानते हैं या तो राइट विंग्स को मांगते हैं। कहीं ना कहीं लेफ्ट अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज़ करती हुई दिखाई देती है जब वो महागठबंधन के साथ आती है। क्या इसका प्रभाव नहीं लगता आपको कि वो वोट पर असर दिखाता है? ये भी एक मामला है कि क्योंकि लोग जो आइडियोलॉजी से जुड़ना चाहते हैं उनको लगता है कि जब आप महागठबंधन में जाएंगे तो आप उस आइडियोलॉजी को कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे। नहीं, वो तो बाहर के लोगों के को ही नहीं, बल्कि लेफ्ट के अंदर भी जो लोग हैं, पार्टी के अंदर भी जो लोग हैं, उनका भी एक समझिए कि बहुत बड़ा ये सवाल रहता है कि भाई आप कल तक जिन ताकतों के खिलाफ लड़ रहे थे, आज आप उन्हीं के साथ चले गए। एक आरोप और लगता है लेफ्ट पर कि भारत में आके लेफ्ट कुछ और हो जाती है। ये अपनी आइडियोलॉजी से भटक करके इसका सिर्फ और सिर्फ रिलीजन, एंटी रिलीजियस पर्सपेक्टिव रह जाता है, बाकी पहलुओं को ये छोड़ देती है। क्या आप मानते हैं इसका? एंटी रिलीजन तो मतलब जो है अभी तक तो लेफ्ट को उस तरीके से मतलब नहीं कहा गया है, क्योंकि उसमें लेफ्ट में कोई ये बात मतलब है नहीं कि भाई आप जो है ना लेफ्ट के अगर हैं तो आप मतलब किस रिलीजन से आते हैं, क्या आता है। कोई लेफ्ट में कोई ये बात नहीं है कि आप रिलीजन को बिल्कुल छोड़ कर आइएगा तब आप लेफ्ट में आइएगा, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि लेफ्ट भी इसी समाज में और सोसाइटी में बनता है, यहीं पर काम करता है। तो इसीलिए रिलीजन बिल्कुल निजी चीज़ें हैं और राजनीति बिल्कुल जो है कि जो है वो देश के लिए होता है। चलिए, ये तो समस्याएं आपने डिस्कस की, हमारे पास चूंकि समय कम है हम कंक्लूड करना चाहेंगे इसको, लेकिन आप इस बात को विस्तार से बताइएगा कि ये समस्याएं तो आपने गिनवाई, क्या क्या कमी रह गई आपने गिनवाई, लेकिन मान लीजिए कि कोई एक कार्यकर्ता हर एक पार्टी का देख रहा हो अभी आपके इस कार्यक्रम को और वो चाहता हो कि ऐसा कोई हमें दिशा निर्देश दिखाए कि आज के लेवल पे हम अपने यहाँ क्या चेंज करें कि वो आगे जा कर के अच्छा रिजल्ट दिखाए, तो वो कौन सा सुझाव आप देना चाहेंगे? देखिए, कार्यकर्ताओं को जो बिहार के जो सवाल हैं और बिहार में जो जनता का जो सवाल है, उन सवालों को लेकर और कार्यकर्ताओं को एक बड़े लड़ाई की जो है तैयारी करनी होगी कि बड़े लड़ाई की तैयारी करें। और बड़े लड़ाई की तैयारी के क्रम में ही कुछ चीज़ें बदलती हैं और कोई नया शेप भी आ जाता है, कोई नई चीज़ें भी जो है ना सामने उभर के चली आती हैं। लड़ाई के क्रम में ही हम लोगों ने देखा कि ये कॉकरोच जनता पार्टी, ये सब का जो डेवलपमेंट है, ये सब लड़ाई के समय में ही है और इस तरीके का कुछ मतलब जो है कि हो जाता है। लेकिन ये जब बात जरूर मतलब कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, बल्कि हम उन तमाम पार्टियों के जो नेतृत्व जो लोग हैं, हम उनके लिए कहना चाहते हैं कि आपका दरवाज़ा जो है ना, आपका दरवाज़ा अगर कार्यकर्ता के लिए अगर नहीं खुलेगा, अब मान लिया कि तेजस्वी से अगर मिलने के लिए कोई कार्यकर्ता 2 महीना अगर वो पैरवी लगाता रहे, तो फिर वो कार्यकर्ता आपके लिए बूथ पर क्यों मरने का तैयार रहेगा? क्यों मरेगा? मतलब आप अपने कार्यकर्ता को जान समझ नहीं रहे, आप उसको पहचानते तक नहीं हैं और आप ये उम्मीद करते हैं कि चुनाव के दिन कोई कार्यकर्ता हमारे लिए मतलब चुनाव के बूथ पर जो है कि वो गोली खा जाए। ऐसा संभव होने वाला है? ऐसा संभव नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं होगा। आप कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की पूंजी है, वो पूंजी है किसी भी पार्टी की। अगर वो पूंजी अगर आप संभाल के नहीं रखते हैं, जो अभी तक आ रहा है, अब जिस तरीके से जिस तेजी से चीज़ें बदल रही हैं, तो अब आपको ऐसा कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। अब आपको सूरज जी के जैसा कार्यकर्ता नहीं मिलेगा, अब आपको पुराने लोगों जैसा कार्यकर्ता नहीं मिलने वाला, क्योंकि अब जो लड़ाई है वो लड़ाई पिछले दौर से लड़ाई बदल गई हुई है। अब कोई सामंती ताकत के खिलाफ बिहार में लड़ाई नहीं है। आपको जमींदारी के खिलाफ बिहार में लड़ाई थोड़ी है जो उस तरीके, और बिहार में अब जातीय उत्पीड़न के खिलाफ भी लड़ाई नहीं है। तो अब बिल्कुल एक नए तरीके की लड़ाई है और उस नए तरीके की लड़ाई में इतने ठोस कार्यकर्ता किसी भी पार्टी को नहीं मिलेंगे। इसीलिए तमाम वो राजनीतिक पार्टियां, जो पार्टियां बीजेपी से लोहा लेना चाहती हैं, उन तमाम पार्टियों को अपने कार्यकर्ता को पूंजी समझना होगा और उन कार्यकर्ताओं को पूरा
भरोसे में लेकर उनको पूरा मान सम्मान देना होगा और उन कार्यकर्ताओं को लेकर आगे चलना पड़ेगा, तभी आप भारतीय जनता पार्टी जैसे ताकत से लड़ सकते हैं, नहीं तो आप नहीं लड़ पाइएगा। चलिए, आपसे बातें तो बहुत लंबी चल सकती हैं इस मुद्दे पर, लेकिन अभी चूँकि हमारे पास भी समय की जो है वो बाध्यता रहती है। लेकिन जो भी लोग देख रहे होंगे, मैं फर्स्ट लुक बिहार के माध्यम से आपने जो भी कहा है, यही संदेश मुझे लगता है आप देना चाहते हैं कि विपक्ष का मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है। सत्ता में रह कर के ही केवल राजनीति नहीं होती है, जब आप विपक्ष में बैठते हैं तो भी आप एक तरह से सत्ता के ही हिस्सा होते हैं, और वहाँ पर भी आपकी भागीदारी उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जब तक आप अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट नहीं करेंगे, जो दूसरी पार्टी होगी वो आपको सप्रेस करने का ही कोशिश करेगी। इसी नोट पर आपने जो हमारे साथ इतनी सारी बातें साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिर यहीं पर देते हैं इस चर्चा को विराम। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर लिख करके बताइएगा, क्योंकि उससे हमें सूरज जी जैसे जो कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत करके उनके इंटरव्यूज़ को आपके सामने प्रेजेंट करने का मौका मिलता है। अगर आपके कोई सवाल हो हमसे पूछेंगे तो हम सूरज जी को दोबारा बुलाएंगे ताकि वो आपके पॉइंट को फिर से क्लियर कर सकें। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है दो चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।